आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कण क्या होता है। तो कण हम लोग किसको कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो और जिनकी बनावट की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? कण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निकाय। निकाय सिस्टम क्या होता है? तो कई कणों या कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं से बने प्रबंध को हम लोग निकाय कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कि शांत जल में एक नाव पर कई व्यक्ति बैठे हैं, तो व्यक्तियों सहित नाव क्या हो जाएगा? एक निकाय हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड। इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे द्रव्यमान केंद्र। द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो इस दो कणों के समूह को जो एक दूसरे के निकट होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विकण निकाय। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये त्रिविमी है। त्रिविमी मतलब जिसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मान लेते हैं यहाँ पर त्रिविमी में m1 द्रव्यमान की एक वस्तु A और m2 द्रव्यमान की दूसरी वस्तु B स्थित है और इसकी मूल बिंदु O से स्थिति सदिश r1 है और B की मूल बिंदु O से स्थिति सदिश r2 है। तब हम लोग इसका निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र। तो मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उसको हम लोग RCM से प्रदर्शित करते हैं। RCM कहने का मतलब C मतलब सेंटर केंद्र, M मतलब मास द्रव्यमान। तो द्रव्यमान केंद्र को RCM से प्रदर्शित किया जाता है। तब उस स्थिति में हम लोग द्रव्यमान केंद्र RCM इक्वल टू निकालते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला है, आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड को इंग्लिश में कहा जाता है रिजिड बॉडी। ठीक, तो दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के जरिए कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं लोहे की कोई वस्तु है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बल लगाने पर भी इसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस वस्तु को हम लोग कैसी वस्तु मान लेंगे? दृढ़ पिंड मान लेंगे। और ये जो हमारा दृढ़ पिंड है, इसका जो समस्त द्रव्यमान है वो उसके केंद्र पर स्थित रहता है। जैसे मान लेते हैं कि एक समान क्षण है। अब ये जो एक समान क्षण है, इसका जो समस्त द्रव्यमान है वो उसके केंद्र मतलब यहाँ पर स्थित रहेगा। जैसे कोई वृत्तीय वलय है, वृत्त के रूप में कोई वस्तु है दृढ़ पिंड, तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर स्थित रहेगा। कोई आयताकार वस्तु है, तो आयताकार वस्तु का भी द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित रहता है। आगे हम लोग दृढ़ पिंड के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई कण है वो n कणों के निकाय से मिलकर बना है। तब उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम लोग मान लेते हैं RCM है। तब उस स्थिति में हम लोग इसका जो द्रव्यमान केंद्र है RCM इक्वल टू निकालते हैं 1/M समेसन I इक्वल टू 1 to n mi RI, जहाँ पर mi इक्वल टू क्या है? m1 m2 m3 सो ऑन mn तक। क्यों? क्योंकि जो हमारा कण है वो n कणों के निकाय से मिलकर बना है, तो इसलिए यहाँ पर mi इक्वल टू क्या है हमारा? m1 m2 m3 कहाँ तक है? mn तक। उसी प्रकार से RI इक्वल टू क्या है? r1 r2
R3 सो ऑन Rn तक। ठीक, तो यदि इस पिंड को हम लोग मान लेते हैं अत्यंत सूक्ष्म तत्व से मिलकर बना हुआ मानते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, समेसन i इक्वल टू 1 to n mi ri है, इसके जगह हम लोग मान लेते हैं समेसन r dm के तुल्य, जहाँ पर जो dm है वो प्रत्येक सूक्ष्म तत्व का क्या है, द्रव्यमान है। तब हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसके जगह क्या लिख सकते हैं, समाकलन r dm। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर r cm इक्वल टू 1/M समाकलन r dm, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद यही क्या है, दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के लिए व्यंजक है। अब जो हमारा दृढ़ पिंड है वो क्या होता है, त्रिविमी में होता है। तो त्रिविमी में हम लोग मान लेते हैं द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति निर्देशांक है x अक्ष के सापेक्ष xcm है, y अक्ष के सापेक्ष ycm है और z अक्ष के सापेक्ष zcm है। तब हम लोग यहाँ पर RCM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। इसको कैप मतलब क्या है, एकांक सदिश। तो x अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश I कैप, y अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश J कैप और z अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश क्या है, K कैप है। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर R इक्वल टू x I कैप प्लस y J कैप प्लस z K कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में r के जगह इस मान को रख देंगे। तब हमारे पास RCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/M और यहाँ पर क्या आ जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप और कोष्टक के बाहर क्या है, DM। अब हम लोग क्या करेंगे, RCM का मान रख देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप इक्वल टू इस मान को 1/M XI कैप, ठीक, प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप और यहाँ पर क्या आ जाएगा, DM। अब यहाँ पर I कैप J कैप K कैप के गुणांकों की हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे, उस स्थिति में हमारे पास XCM इक्वल टू क्या निकलेगा, I कैप कट जाएगा, यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, 1/M समाकलन x dm। उसी प्रकार से हमको YCM इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/M समाकलन y dm। उसी प्रकार से ZCM इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/M समाकलन z dm। इतना हमको प्राप्त होगा। अब यदि हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो मूल बिंदु के संपाती हो, तो मूल बिंदु के संपाती होने पर कंडीशन होता है RCM इक्वल टू 0, ठीक। तो RCM इक्वल टू 0 है, तब उस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से RCM का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 1/M समाकलन R dm इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक। तो ये क्या था, दृढ़ पिंड और दृढ़ पिंड के लिए व्यंजक। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है टॉर्क्यू या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग रेखी गति देखते हैं। तो रेखी गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखी गति कहते हैं। अब उसी प्रकार से घूर्णी गति क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब रस्सी से किसी पत्थर को बांध देते हैं और उसको हाथ के जरिए घुमाते हैं, तो इस प्रकार क्या करता है, गति करता है। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। तो रेखी गति में हम देख चुके हैं कि जब किसी पिंड में रेखी त्वरण उत्पन्न करना चाहें तो उस पर क्या होता है, बल लगता है।
इसी तरह घूर्णी गति में किसी पिंड में क्या होता है, कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। अगर कोई वस्तु रेखा के रूप में गति कर रहा है तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है, रेखीय त्वरण। लेकिन यदि किसी वस्तु को हम लोग घूर्णी गति करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, कोण बनता है, इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। तो यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने में समर्थ हो तो उस पर पर्याप्त बल लगाने से वह पिंड क्या होता है, घूमने लगता है। तो यह देखा गया है कि यदि कोई बल पिंड के अक्ष के पास लगाया जाता है तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, किंतु यही बल अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो उसका जो प्रभाव है वो क्या होता है, अधिक पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि किवाड़ पर कब्जे के पास बल लगाकर उसे बंद कर दें तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, किंतु किवाड़ के किनारे पर बल लगाकर उसे बंद किया जाए तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड के किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को, उस बल का हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण दो प्रकार का होता है, धनात्मक बल आघूर्ण और ऋणात्मक बल आघूर्ण। तो जब बल आघूर्ण की प्रवृत्ति क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है तो उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तब उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और हमारा जो बल आघूर्ण है उसका फॉर्मूला होता है बल गुणा बल की क्रिया रेखा की अक्ष के लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं टाउ से, बल को प्रदर्शित करते हैं एफ से, और बल की क्रिया रेखा से दूरी मान लेते हैं डी। तो एफ इंटू डी ये होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। अब यहीं से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो हमारे पास बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml t-2, और दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L। तो हमारे पास बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या निकलेगा, ml² t-2। ये हो जाएगा बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बल आघूर्ण के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर आरोपित बल की क्रिया रेखा के अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और पेंच क्या होता है, आसानी से घूम जाता है। तो ये सब आप लोग को कारण सहित पूछा जा सकता है। जैसे बल आघूर्ण का उदाहरण है पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। ठीक, दूसरा इसका उदाहरण है गेहूं पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास लगाया जाता है। तीसरा इसका कारण है उदाहरण है जल पंप का हत्था लंबा होता है। तो ये सब आप लोग को कारण सहित याद होना चाहिए। बल आघूर्ण का ये उदाहरण है, और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल पंप का हत्था लंबा होता है, क्यों, कारण बताइए। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोणीय संवेग। ठीक, एंगुलर मोमेंटम। तो घूर्णी गति में कोणीय संवेग स्थानांतरी गति में रेखीय संवेग के समतुल्य राशि होती है। ठीक, तो यह रेखीय संवेग के आघूर्ण को निरूपित करती है। तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। जैसे क्या है, यहाँ पर 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष है। कोई वस्तु क्या कर रहा है, तीनों अक्ष के परितः गति कर रहा है, तो उस गति को हम लोग कहते हैं कोणीय गति संवेग, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो और कोणीय संवेग को हम लोग कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार से हमारा कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है रेखीय
संवेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग? रेखीय संवेग का मात्रक गुणा दूरी का मात्रक। तो रेखीय संवेग का मात्रक निकालेंगे तो रेखीय संवेग का मात्रक कैसे निकलेगा? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका है? रेखीय संवेग का मात्रक। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस प्रकार से ये क्या निकलेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये क्या है? कोणीय संवेग का मात्रक। उसी प्रकार से इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ml स्क्वायर t-1 कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। अगर हम लोग क्या करें, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करें तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या चीज़? कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। तो सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की क्या होती है? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार घूर्णी गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? dl/dt, जहाँ टाउ बल आघूर्ण है, वस्तु पर आरोपित बल के घुमाने के प्रभाव को बतलाता है, और जबकि जो L है वो कोणीय संवेग है, वस्तु को घुमाने वाली गति की माप है। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण टाउ इक्वल टू dl/dt का निगमन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं हमारा कोणीय संवेग इक्वल टू होता है r इंटू पी, r क्रॉस पी, जहाँ r क्या है? स्थिति सदिश और p क्या है? रेखीय संवेग। अब इसका हम लोग करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा? dl/dt इक्वल टू d/dt क्या हो जाएगा? r क्रॉस p, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे तो क्या होता है? ये प्रथम क्या हो जाएगा? प्रथम पद दूसरे पद का अवकलन, प्रथम पद p मान लेते हैं, धन दूसरा पद r, पहले पद का अवकलन dp/dt, इतना निकलेगा। जहाँ पर dp/dt क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर है, और संवेग में परिवर्तन की दर इक्वल टू क्या होता है? बल F के बराबर होता है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आगे? dl/dt इक्वल टू, ये जो हमारा dr/dt है ये क्या है? स्थिति में परिवर्तन की दर है, तो स्थिति में परिवर्तन की दर वेग के बराबर होती है, तो v क्रॉस p। ठीक, प्लस ये हमारा r है, और ये क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर f के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? p इक्वल टू हमारा संवेग इक्वल टू क्या होता है? mv, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? p का मान रख देंगे mv प्लस r क्रॉस f, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग dl/dt इक्वल टू m को बाहर कर देंगे और कोष्ठक अंदर लिख देंगे v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f, और हमारा v क्रॉस v का मान क्या होता है? 0, क्योंकि b और v के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 0 अंश का कोण, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। तो dl/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? r क्रॉस f, और r क्रॉस f इक्वल टू क्या किसके बराबर होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा r क्रॉस f इक्वल टू किसके बराबर होता है? टाउ के बराबर। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिख देंगे? dl/dt इक्वल टू टाउ, बल आघूर्ण किसके बराबर होती है? दूरी और बल के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सूत्र की व्युत्पत्ति हो जाएगी।